गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। मैं दुर्गेश शाही आज आपके साथ अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। पिछली कुछ क्लासेस में हमने इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखा है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। परंतु आज जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है संसद, भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। ठीक, चूंकि जैसे हमें पता है कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम का, संसदीय प्रणाली का आधार है, बेस है, वो है हमारी संसद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के आर्टिकल 79 से 122 के बीच में संसद और उससे संबंधित सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है ना। ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड विद पार्लियामेंट एज डिस्कस्ड इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन आर्टिकल 79 टू 122। ठीक, तो आर्टिकल 79 से 122 के बीच में जो है हम इन संसद के कौन कौन से प्रावधान हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सबको देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये संसदीय शासन प्रणाली का आधार है, तो इसके लिए कुछ इसकी बेसिक चीजों को भी हमको देखना होगा। तो जैसे हमें पता है कि संसद के कितने सदन हैं। संसद के जब भी सदन की बात है, हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी चर्चा की, तो संसद के 2 सदन हैं। यानी कितने हाउसेज हैं संसद में? 2, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, यानी कि निम्न सदन। ठीक, परंतु जब भी हम पार्लियामेंट के पार्ट्स की बात करते हैं, अंग, संसद के अंग, पार्लियामेंट्स के पार्ट, संसद के अंग, तो संसद के अंग 3 हैं। 3, ठीक। एक तो हमारे राष्ट्रपति सबसे पहले, और फिर संसद की ये दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगर बिल्कुल सरल भाषा में बोले कि संसद का निर्माण किससे होता है, तो संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर होता है। ठीक, राष्ट्रपति देखिए संसद का अंग है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति के साथ ही होता है, परंतु फिर भी इसके इतर हमें पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वह कौन होता है? संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, लेकिन शासन का प्रमुख हमेशा प्रधानमंत्री होता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी चर्चा की थी। ठीक, बहुत ही रोचक विषय है। पार्लियामेंट को समझना बड़ा, मतलब आप समझिए कि अगर आप पार्लियामेंट का सिस्टम, उसका वर्किंग प्रोसीजर, सारी चीजें समझ गए, तो आप समझ लीजिए आधा आप सिस्टम ही पूरा समझ गए, शासन व्यवस्था कैसे होती है। तो आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और उनके लिए तो चूंकि आवश्यक है, एक साधारण मनुष्य के लिए भी आवश्यक होता है कि भाई चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली में संसद किस प्रकार काम करती है, क्या रोल है इसका, किस प्रकार से जो है ये काम जो है करती है। ठीक, तो 3 इसके अंगों से मिलकर ये एक शरीर का निर्माण होता है। अगर बोला जाए कि संसद रूपी शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो एक फुल बॉडी का निर्माण पार्लियामेंट की, वो इन 3 पार्ट से होता है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन अभिन्न अंग होते हुए भी संसद के दोनों सदनों का हिस्सा नहीं है ना, ये चीज समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है एज प्रेसिडेंट, एज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, डेफिनेटली यस जी। जो राष्ट्रपति है वह संसद का एक अभिन्न अंग है, लेकिन बजाय इसका अंग होते हुए भी वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं है ना। ना तो वो इनकी बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक, ना तो वो इन दोनों सदनों के सदस्य हैं। तो फिर अंग कैसे हुए? फिर अंग कैसे हुए भाई? संसद फिर कंप्लीट कैसे होती है? तो ना वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ना लोकसभा के सदस्य हैं,
ना वो उसकी बैठकों में भाग लेते हैं, ना मतदान में भाग लेते हैं, ना किसी चीज में भाग लेते हैं। यानी उनका कोई रोल ही नहीं है संसद की सारी बैठक, मीटिंग, वोटिंग, डिस्कशन से, फिर भी उसका अंग है। तो कुछ क्लॉज है जिसकी वजह से राष्ट्रपति संसद के अंग है। सबसे पहला जिस पे हमने चर्चा की हुई है, फिर से एक बार करते हैं कि भाई राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना तो कोई कानून बन ही नहीं सकता। राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के कोई बिल, एक्ट बन ही नहीं सकता। बिना हस्ताक्षर के कोई कानून नहीं बन सकता। ठीक, कोई कानून नहीं बन सकता, है ना, कोई एक्ट बन ही नहीं सकता। भाई बिल बनने की प्रक्रिया हम लोग ने आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी इधर समझते हैं बिल कैसे बनता है। भाई कोई भी बिल आप दोनों हाउसेस में से कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। मानिए लोकसभा में किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर वहां पर रीडिंग हुई, डिस्कशन हुआ, ठीक, वोटिंग हुई, वहां से वो बिल पारित हो गया, फिर वो सेकेंड हाउस में आया यानी राज्यसभा में आया। राज्यसभा में भी फिर वही प्रक्रिया हुई, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, बिल की रीडिंग हुई, तीनों वाचनों के बाद, तीनों रीडिंग के बाद बिल पर डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद वो वहां से भी बिल पारित हो गया, पास हो गया। लेकिन जब फिर वो दोनों हाउस से पास होने के बाद कहाँ पहुंचता, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो विधेयक या बिल कानून में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से भी राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना उनके हस्ताक्षर के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, भले ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्य ना हो, भले ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठकों में शामिल ना होते हैं, भले ही राष्ट्रपति मतदान में शामिल ना होते हो, डिस्कशन में शामिल ना होते हो, लेकिन बजाय इसके राष्ट्रपति जो है, जो संसद के सत्र को क्या करते हैं, आहूत करते हैं, यानी पार्लियामेंट के सेशन को बुलाता कौन है, कॉल कौन करता है उसको बैठने के लिए, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना, वही इसका सत्रावसान करते हैं, यानी कि सत्र का अंत भी वही करते हैं, वही लोकसभा को डिसॉल्व भी करते हैं, है ना, वही ज्वाइंट मीटिंग को बुलाते हैं। अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लेकिन बुलाते कौन है, हमेशा जो है आपके प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। तो ये भले ही वो दोनों सदनों के सदस्य ना हो, भले ही वो वहां ना बैठते हो, लेकिन बजाय इसके वो क्या करते हैं, वो संसद की समस्त कार्रवाइयां करते हैं, यानी कि सत्र को आहूत करते हैं, सेशन कॉल करते हैं, बुलाते हैं। वो सत्र को आहूत करना, सेशन को कॉल करना, बुलाना, सत्रावसान करना यानी सेशन का एंड करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, टू डिसॉल्व लोकसभा को विघटित करना, लोकसभा को डिसॉल्व करना। ठीक, इसके अलावा संसद की संयुक्त बैठक को बुलाना, ज्वाइंट मीटिंग को कॉल कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ज्वाइंट मीटिंग कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। हाँ, अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करता है। इसके अलावा पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना, ठीक, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना, यानी कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना। 2 बार करते हैं राष्ट्रपति, चैप्टर में देखा था हमने। कब, एक बार जब नई लोकसभा का गठन होता तब, और वर्ष के पहले सत्र को, तब राष्ट्रपति दोनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ जो उनका ज्वाइंट सेशन होता है उसको संबोधित करते हैं। ठीक, तो बिना संसद के दोनों सदनों के सदस्य हुए बिना भी राष्ट्रपति क्यों संसद के एक अभिन्न अंग है, ये सारे क्लॉज से आपको पता चलता है ना, कि उनके बिना कोई हस्ताक्षर कानून नहीं बन सकता, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना, ये सारे क्लॉज हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इन सारी चीजों के बाद। देखिए, संविधान के आर्टिकल 79 में सबसे पहले संसद का जिक्र किया गया। इसमें आर्टिकल 79 में कि भाई भारत की एक संसद होगी जो कि 2 सदनों से, जिसके 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, है ना,
तथा जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और इन तीनों से ही, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से ही मिलकर संसद का निर्माण होगा। ठीक, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होगा। ठीक, ये तो हो गई कुछ बेसिक चीज पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखते हैं कि ये जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किसके ज्यादा करीब है। देखिए, हमने चर्चा की, हमने जो शासन प्रणाली या जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया वो किसका लिया, ब्रिटेन का लिया। तो हमारी संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के जो है वो करीब है, यानी कि अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो ब्रिटेन जैसा है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। लेकिन फिर जब हम भारत की शासन व्यवस्था को देखते हैं जो एक तरह से फेडरल जैसा है, हमने यूनियन शब्द का जो है शब्द प्रयोग किया, लेकिन जो हमारी शासन व्यवस्था है वो फेडरल जैसी है, परिसंघीय है ना। क्योंकि फेडरल क्या होता है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अस्तित्व में हो, दोनों के अपने अधिकार हो, ठीक है, दोनों की अपनी शासन व्यवस्था है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम। ठीक, अमेरिका जैसा कैसा फेडरल सिस्टम, अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, अमेरिका में एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो भले ही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन के जैसा हो, संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन जो हमारी शासन की मूलभूत आधार व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी लगती है। लेकिन शासन के रूलिंग सिस्टम में समानता होने के पश्चात भी जो संसद का सारा सिस्टम है वो ब्रिटेन के समान है। जबकि ब्रिटेन का जो सिस्टम है वो कैसा है, यूनिटरी शासन है। ब्रिटेन में एक ही सरकार है, वही केंद्र है, वही राज्य है। तो ब्रिटेन में राज्य जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, ब्रिटेन में राज्य जैसा कोई कंसेप्ट नहीं, वहां एक ही सरकार है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो हमारी कुछ चीजें अमेरिका से मिलती, कुछ ब्रिटेन से। तो कैसे इसमें देखते हैं कि ब्रिटेन से हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है वो कैसे मिलती जुलती है। देखिए, मैंने आपको चर्चा करके बताया कि भारत की संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक ऐसे ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी 2 हाउस है। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा है हाउस ऑफ कॉमन्स। एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक, लॉर्ड्स में हमेशा जो जमींदार और उच्च परिवार के लोग थे, उच्च कुल के लोग, वही आकर उसमें आज भी उसके सदस्य होते हैं। और निम्न सदन मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब आम जनता का सदन, वहां पर समान जनता से जो लोग चुनकर आते हैं वो लोग। ब्रिटेन की भी पार्लियामेंट बिना ताज के, यानी कि क्राउन के, यानी कि राजा या रानी, ठीक, राजा या रानी के पूर्ण नहीं है, चाहे राजा या रानी, वर्तमान में तो रानी है। ठीक, तो ये 3 से मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी बनती है। सेम यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 हाउस है, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ पर राज्यसभा, यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ लोकसभा। ठीक, तो संसद के 2 हाउस है, यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी 2 हाउस है आपके सामने। पार्लियामेंट के अंग 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सेम ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी 3 अंग है, राजा या रानी यानी क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। इन तीनों से मिलकर जो है वो क्या बनता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनती है। तो आप देखिए इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम कितना क्लोज है, सेम है बिल्कुल। ठीक, अच्छा, अमेरिका की व्यवस्था अलग है। अमेरिका में क्या हाउस, अमेरिका में भी 2 है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांग्रेस। तो अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस। तो वहां पर भी 2 जो है हाउस है। एक आपका है सीनेट, उनका अपर हाउस है, 100 मेंबर्स है, 50 स्टेट है, हर स्टेट से 2। और दूसरा है जहां पर आम जनता चुन के आती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए, यहां पर अमेरिका की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति वैसा संसद का अभिन्न अंग नहीं है जैसे ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में या फिर इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो संसदीय प्रणाली की ये खूबी है ना, क्योंकि अमेरिका पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है नहीं, संसद है,
सारा सिस्टम है, लोकतंत्र है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा नहीं है। यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय शासन प्रणाली मतलब शक्तियां जो है एक व्यक्ति यानी एक व्यक्तियों के समूह के हाथ में होती है, मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है ना। यानी कि वहां पर एक शासन प्रमुख होगा और एक राष्ट्र प्रमुख होगा। तो है ब्रिटेन में क्राउन राजा या रानी जो है शासन प्रमुख है, इंडिया में प्रेसिडेंट, वहां भी 2 हाउस, यहाँ भी 2 हाउस। तो देखिए अमेरिका से नीचे की शासन प्रणाली में समानता दिखने के पश्चात जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बिल्कुल ब्रिटेन की शासन जैसा है। ठीक, तो इतना आपको पहला क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है और कैसी हमारी समानताएं हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, और कैसे अमेरिका का पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका की संसद का सिस्टम ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से, भारत की संसदीय व्यवस्था से अलग है। ठीक, तो आई होप इतना आपको इंट्रोडक्शन या ब्रीफ जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक, अब हम आते हैं अपनी मेन संसद के चैप्टर में और समझना चालू करते हैं कि आर्टिकल 79 के तहत तो भारत की एक संसद होगी, उसके 2 सदन होंगे, उसके 3 अंग होंगे सारे। तो सदन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो अब हम अपने पहले सदन की ओर बढ़ते हैं विच इज नोन एज राज्यसभा। ठीक, तो जैसा कि तो हम लोग आते हैं किस पे? राज्यसभा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब किसकी तरफ बढ़ते हैं? राज्यसभा की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, राज्यसभा आर्टिकल 80। राज्यसभा आर्टिकल 80। ठीक, पहले हाउस की बात करते हैं, राज्यसभा। आर्टिकल 80। देखिए 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। 3 अप्रैल 1952। लेकिन जब 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था तब इसे राज्यसभा के नाम से ही जानते थे। तब हम इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से जानते थे। इसके नाम से काउंसिल ऑफ द स्टेट। 1954 से इसका ये नाम राज्यसभा रखा। 1954 से 1954 से जो है इसका एक नाम क्या रखा गया? राज्यसभा रखा गया। ठीक, तो क्वेश्चन आया है बहुत बार कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ, लेकिन तब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसे राज्यसभा के नाम से जाना गया। ठीक, तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, राज्यसभा अर्थात जहां पर राज्यों का जो कि है क्या हो, प्रतिनिधित्व, अर्थात राज्यसभा में राज्यों के सदस्य होते हैं। ठीक, जहां ये जो सदस्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, यानी कि स्टेट्स यानी कि प्रोविंस, और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो कहाँ के होते हैं? राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य इसमें होते हैं, है ना। अब कैसे इसका गठन होता है, क्या इसके सदस्य होते हैं, कैसे क्या होते हैं, देखते हैं। देखिए राज्यसभा में जो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक, टोटल 245 सदस्य वर्तमान में इस समय इसमें है, परंतु बोला गया है कि 250 तक मैक्सिमम मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। 250। अगर प्रश्न आए, और बहुत बार आया कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो भाई साहब अधिकतम सदस्य इसमें हो सकते हैं कितने? 250। 250। एट प्रेजेंट कितने हैं? वर्तमान में सदस्य हैं 245। और होगा क्या स्ट्रक्चर? ऐसे 238 + 12, ये स्ट्रक्चर है।
यानी 238 आएंगे राज्य और स्टेट यानी प्रोविंस प्लस यूटी से, और 12 लोग होंगे नॉमिनेट। मैंने आपको राष्ट्रपति वाले में बताया था कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 12 लोगों को राज्यसभा में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड करते हैं। ठीक, वे 12 सदस्य कौन से होते हैं? वे 12 सदस्य होते हैं जिन्होंने कला यानी कि आर्ट्स, विज्ञान, साइंस, साहित्य, लिटरेचर या समाज के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया होता है, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया होता है, उत्कृष्ट कार्य किया होता है, उन ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं या मनोनीत करते हैं। ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करते हैं या मनोनीत करते हैं। ठीक, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है? 245। तो एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये सिस्टम चल रहा है 233 प्लस 233 जो है वो राज्य और संघ शासित प्रदेशों से, और 12 लोग जो है वो आते हैं आपके नॉमिनेट होते हैं। और इस 233 में और अगर आप करेंगे तो 229 राज्यों से 4 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ये स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक, ये टोटल सिस्टम। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज में याद रखिएगा सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के ही विधानसभा के सदस्यों को राज्यसभा में जो है स्थान दिया गया है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को ही राज्यसभा में क्या दिया गया? स्थान दिया गया। बाकी जो आपकी यूटी है, इस समय टोटल 8 यूटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को भी हटा दें क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा थी और वहां से लोग राज्यसभा में जाते थे। ठीक, अब चूंकि जम्मू कश्मीर को 2019 से में नवंबर से यूटी बना दिया गया। ठीक, तो अभी उसके उनके यहाँ चुनाव होना बाकी है। अभी आपको पता, वहां पर आर्टिकल 370 जब से हटा है तो वहां पर एक जो है राज्यपाल शासन चल रहा है। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, तो अब अगर चुनाव होगा फिर जम्मू कश्मीर से आएगा तो जम्मू कश्मीर भी जुड़ जाएगा। अभी जो 2019 तक की यानी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के बनने से पहले तक की व्यवस्था थी वो ये थी कि सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही यूनियन टेरिटरी के सदस्यों को राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक, तो 2 दिल्ली से और 2 पुडुचेरी से लोग राज्यसभा में पहुंचते हैं। ठीक, तो इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हुई है। ठीक, अगला, जैसे मैंने आपको बोला कि राज्यसभा में कुल जो है 245 सदस्य इस समय है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर, उनका टेन्योर होता है 6 वर्ष, कितने? 6 साल। और जबकि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर हर 2 साल पर 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर क्या कर देते हैं? उनका रिटायरमेंट हो जाता है। 1/3 1/3 सदस्य क्या होते हैं? वो रिटायर्ड हो जाते हैं अपने पद से, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, देखिए हुआ क्या, पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ तो पहली बार लॉटरी सिस्टम डाला गया कि भाई कैसे डिसाइड होगा? भाई 1-2 साल पर सबका कार्यकाल है 6 वर्ष, और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और उतने ही सदस्य 1/3 क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं, नए चुन लिए जाते हैं। भाई कोई जाएगा तो कोई उसको रिप्लेस करेगा, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो जीवन की सभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो जीवन की सभा हो। जीवन ऐसे ही है, देश ऐसे ही चलता है ना। जब जेल नेहरू थे तो लगा अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा देश का, क्योंकि उनसे भाई बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। तो नेहरू साहब नहीं रहे प्रधानमंत्री, तो लगा अब इनके बाद तो लाल बहादुर शास्त्री निकल कर आए,
नेतृत्व किया उन्होंने, अच्छे से संगठित किया देश को। फिर उनकी मृत्यु हो गई तो लगा अब कौन, इंदिरा गांधी निकल कर आई, उन्होंने लीड किया। फिर लगा और कौन, अटल। तो लीडर आते ही गए, है ना। फिर लगा अटल जी के बाद कौन, इसके बाद कौन, तो मोदी जी आया, मोदी जी के बाद कौन। तो देखिए देश है ना, ये वीरों और सपूतों की भूमि है ना। यहाँ पर जो है योग्य लोगों की कमी नहीं है। इस धरा में, इस भूमि में, इस वसुंधरा में योग्यता की कोई कमी नहीं है ना। योग्यता के इतने पुष्प पल्लवित हो रहे हैं जिसका ना आपको पता ना हमें पता, है ना। भारत युवाओं का देश कहा जाता है, ठीक। युवा मतलब ऊर्जा, तो ये ऊर्जा का देश है ना। तो यहाँ पर बहुत ही रत्न है। एक समय समय पर आपको पता चलेगा कि इस देश के मंथन से कितने रत्न निकलेंगे, है ना। निकलते जाएंगे, कमी नहीं है। तो हर 2 साल पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो पहली बार भाई कैसे डिसाइड हो, तो पहली बार लॉटरी सिस्टम किया गया कि जिनका भी नाम निकल कर आ जाएगा वो लोग 2 साल पर हट जाएंगे और बाकी सदस्य फिर चलेंगे। तो सिर्फ जो पहली राज्यसभा थी, पहली 3 अप्रैल 1952 को जिसका गठन हुआ था, उसी राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है पहली बार 2 साल के लिए, जिनको सिर्फ 2 साल का कार्यकाल मिला था। उसके बाद मिला सबको 6 साल का, लेकिन एक चक्रानुसार सिस्टम बन गया। तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और 1/3 सदस्य क्या होता है उसमें आ जाते हैं, ठीक। चल आगे, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 सदस्य क्या होता है आ जाते हैं, है ना। चुनाव कैसा होता है, तो जैसे मैंने बताया कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक। इनका चुनाव भी जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का होता था उसी पद्धति पे, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की सिंगल वोट ट्रांसफरेबल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी पद्धति से होता है। बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था वो गुप्त मतदान होता था, जबकि इनका जो है वो खुला मतदान होता है, ओपन जो है वो वोटिंग होती है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो है राज्यसभा का भी चुनाव होता है ना। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से राज्यसभा का भी चुनाव होता है, इनडायरेक्टली मेथड से। क्योंकि कौन कर रहे हैं, मैंने आपको बोला राज्य के विधानसभा के सदस्य, यानी हमने जिनको चुन के अपना एमएलए भेजा है वो राज्यसभा में मेंबर्स हमारे लिए चुनते हैं। तो वही अप्रत्यक्ष प्रणाली जो हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखी थी, कि अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब होता है कि जनता के मत में, जनप्रतिनिधियों के मत में जनता का मत है। यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि, यानी हमारे जो विधायक, हमारे जो एमएलए हैं, वो राज्यसभा के अगर मेंबर को चुन रहे हैं तो उनके मत में हमारा मत छुपा हुआ है, क्योंकि हम ही ने उनको जनप्रतिनिधि बनाकर वहां पर भेजा है, ठीक। उनके मत में हमारा मत छुपा, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है आप समझ गए। दूसरा, पहले क्लॉज था कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा में या किसी का चुनाव वहीं से लड़ सकता है, जैसे राज्य विधानसभा में भी होता है, राज्यसभा में जो कहाँ का सदस्य होता है उसको उस राज्य का सदस्य होना आवश्यक होता था। कब तक, 2003 के पहले। 2003 के पहले राज्यसभा सदस्य का चुनाव वही व्यक्ति वहीं से लड़ सकता था जो उस राज्य का नागरिक हो, या राज्य का नागरिक मतलब नागरिक तो हमेशा देश का होता है, उस राज्य का मूल निवासी हो। सॉरी, माफी चाहता हूँ, नागरिक निकल गया। नागरिक तो भारत में नागरिकता सिर्फ इकहरी नागरिकता, और सिर्फ भारत की नागरिकता, किसी राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। राज्य के मूल निवासी होते हैं। इसलिए जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो लिखा होता है कि आप नागरिक कहाँ के, तो भारत के। मूल निवासी कहाँ के, तो आप मानिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां के भी। तो 2003 तक क्या था कि जो व्यक्ति जो है अगर किसी को राज्यसभा का चुनाव लड़ना तो वो उसको उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक था। 2003 से ये शर्त हटा दी गई
कब से? 2003 से। 2003 से बोला गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति जिसको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है उसको उस राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो 2003 से जो है ये शर्त खत्म कर दी गई। अब कोई व्यक्ति कहीं से भी, चाहे वो भारत में किसी भी राज्य का मूल निवासी हो, वो किसी भी राज्य से जाके राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो निवास है, वैसे तो पंजाब से थे, दिल्ली में रहते हैं वो, तो दिल्ली से जीतना चाहिए उनको, दिल्ली से लड़ना चाहिए। पंजाब से थे तो पंजाब से वो करना चाहिए ना भाई, पंजाब के मूल निवासी हुए आज के। वो कहाँ से चुनकर आते थे राज्यसभा के सदस्य? वो चुनकर आए हैं असम से जी। असम से तो उनका दूर दूर तक इस प्रकार से कोई वास्ता नहीं था, तो असम से कैसे? चूंकि 2003 से शर्त हट गई थी और 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो वो असम की राज्यसभा से चुनकर आए। ठीक, कहां से चुनकर आए? असम की राज्यसभा से। ठीक, असम राज्य से चुनकर वह राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक, तो ये कुछ मोटी मोटी रचना हुई राज्यसभा की। इसके इतर भी राज्यसभा से बड़े प्रश्न बनते हैं, जैसे तो एक तो आपका ये क्लॉज हो गया कि अब राज्य के उसके लिए वहां का होना जो है कंपल्सरी है। दूसरा पूछा जाता है अक्सर आपसे कि भाई किस राज्य की विधानसभा में, यानी किस राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्य आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगर आप यूपीपीसीएस के पिछले लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन देखें, बीपीएससी के देख लें, यूपीएससी के देख लें, तो अक्सर क्वेश्चन आता है। यूपीपीसीएस में तो अक्सर जो है ये आता रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो एक लिस्टिंग हम लोग देखते हैं कि किस राज्य के, सारे तो नहीं, लेकिन जो जहाँ से सर्वाधिक आते हैं, शुरू के 5-6 राज्यों का जो है देखते हैं कहाँ से कितने सदस्य आते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग लिखेंगे कि भाई किस राज्य से कितने जो है वो सदस्य आ रहे हैं और सारी चीजें। लेकिन उससे पहले चीज देखिएगा, मैंने जो आपको बताया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से, यानी इनडायरेक्ट सिस्टम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य। ठीक, लेकिन ये जो सीटों का अलॉटमेंट होता है, अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितनी सीटों का आवंटन है वो सब जिक्र किया गया है इसमें, अनुसूची 4 में। देखिए, एक एक चीज ये जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, ये सबसे प्रश्न बनते हैं कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया? तो अनुसूची 4, शेड्यूल 4। ये सब चीजें ध्यान रखिए। जितने आपके वीडियोस हैं, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना, ध्यान से अगर आपने उसके नोट्स बना रहे हैं, तो मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ कि आपका पॉलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने जितने वीडियोस बनाए गए हैं अभी तक के, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है, समझा है और नोट्स अगर आप उसके बना रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है इससे। ठीक, तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो एक्चुअली एक समान रूप से नहीं है, इक्वल रूप से नहीं है। वो किस रूप में? असमान रूप में। असमान रूप में, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका की सीनेट में जो उसका अपर हाउस है राज्यसभा जैसा, कितने सदस्य हैं? 100। अमेरिका में स्टेट्स कितने हैं? यूएसए में 50। हर स्टेट से 2 लोग जाते हैं, तो 50 × 2 कितने हो गए? 100। ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28। भाई इससे पहले 29 से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। कुल सीटें कितनी है? 245। अगर आप इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को भी जोड़ लें तो समझ लीजिए 30। ठीक, 245। तो इस हिसाब से तो आप समझ लीजिए कि 8 या 24, 8 या 9 लोग सब जगह से आने चाहिए, है ना? अगर हम डिवाइड करें तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तकरीबन 8.5। तो अब 8.5 तो होगा नहीं कि आधा किसी व्यक्ति को भेजा जाए, तो आप मान के चलते हैं अमूमन तो 9 के आसपास व्यक्ति जो है
सब राज्यों से आने चाहिए 8, साढ़े 8, 9 के आसपास। परंतु क्या ऐसा है? नहीं। क्यों असमानता है यहाँ पर? क्योंकि हमारे यहाँ जो सीटों का आवंटन किया गया है वो पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसको उसी अनुपात में राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है अलॉटमेंट किया गया। तो जो अलॉटमेंट है सीट्स का राज्यसभा में वो किस बेस पे किया गया? वो किया गया स्टेट की पॉपुलेशन के बेस पे। जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी उस बेस पर उसका आवंटन जो है या उसका अलॉटमेंट जो है वो किया गया। ठीक, तो जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं कितनी? 31। मैक्सिमम सीट्स कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सेकंड नंबर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 सीट्स है। पहले जब तक तेलंगाना नहीं बना था तब तक आंध्र प्रदेश में भी कितनी सीट्स थी? 18। तो तमिलनाडु और आंध्रा में एक साथ थी, पर अब इसमें बढ़ गया है तेलंगाना। तो अब इन सीट्स का भी डिवीजन हो गया। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि 2014 में तेलंगाना बना, तो अब आंध्र प्रदेश में सीटें हो गई है 11, 7 सीटें चली गई है राज्यसभा की तेलंगाना में। क्योंकि ये बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। हमको अपने एग्जाम के हर पॉइंट के लिए, हर उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर होना है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। तो वर्तमान में 11 सीटें आंध्र प्रदेश से, 7 तेलंगाना से। तो एक समय था जब दोनों में इक्वल थी। अभी फिलहाल क्या है? यूपी 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों में 16 सीट्स है। ठीक, कितनी सीट्स है? 16। तो ये कुछ आपके प्रोमिनेंट मैंने 5 राज्य लिखा दिए जहां पर सर्वाधिक सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31, सेकंड नंबर महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16, बिहार 16, आंध्र प्रदेश 18, तेलंगाना 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 7 स्टेट्स का मैंने आपको जानकारी बता दी। ठीक, जिनमें ये 5 तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये किसमें है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक, तो क्योंकि इससे ज्यादा तो हाँ कर्नाटका में है। कर्नाटका में है 12 सीटें। ठीक, क्योंकि आंध्र प्रदेश लिखा है तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में है 12 सीटें, राजस्थान में है 10 सीटें। आंध्र प्रदेश में आपने लिख ही लिया, कितनी है? 11 सीटें। तो आपको एक अमूमन, अब इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तकरीबन आपने 9 स्टेट्स की जानकारी ले ली। आप यकीन मानिए अगर आपने इन सिर्फ 9 स्टेट्स को रख लिया ना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यूपी सबसे ज्यादा 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16, बिहार 16, कर्नाटका 12, आंध्र प्रदेश 18, राजस्थान 10 एंड तेलंगाना 7। तो आपने तकरीबन मोटे मोटे 8-9 स्टेट्स के विषय में जानकारी पूरी की पूरी प्राप्त कर ली। ठीक, तो ये हमने समझा राज्यसभा में कौन कहाँ कितनी सीट्स हैं, कैसे चुनाव होता है, क्या सारा सिस्टम। अब देखते हैं कि भाई राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। चलिए यही लिख लेते हैं। सदस्यों की योग्यताएं क्या थी कि राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सेम योग्यताएं चाहिए होती है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। पहला, भारत का नागरिक हो, सेम है दोनों में, या कोई लाभ का पद न धारण करता हो, बिल्कुल सेम है। तीसरा पॉइंट है विच इज इम्पोर्टेंट, ठीक, यानी एक तरह से देखा जाए राज्यसभा और लोकसभा की सेम है। बस एक चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो सबसे मोस्ट एलिजिबल चीज है, बाकी तो सेम है, 30 ईयर्स। अगर आपको या मुझको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो। जब आप 30 साल की आयु पूरी कर लेंगे, 30 साल के हो जाएंगे, तभी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पर्चा भर सकते हैं। जबकि लोकसभा में कितनी है?
25। तो यही एक डिफरेंस है दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है, बस क्या है याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र पूरी करनी चाहिए आपको और लोकसभा के लिए 25 साल। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। अभी लोकसभा पढ़ाएंगे डिटेल में, देखेंगे सारी चीजों को। पहले थोड़ा सा इतनी चीजों को हमने देखा। अब राज्यसभा के पदाधिकारी कौन से होते हैं, ऑफिसर्स कौन से होते हैं राज्यसभा में, जो पोस्ट होल्डर्स होते हैं, तो उनमें हमने ऑफिसर्स या पदाधिकारी कल चर्चा की। एक है सभापति और उपसभापति, ये दो सबसे प्रमुख राज्यसभा के अधिकारी होते हैं, यानी कि चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन। तो जैसे कल हमने चर्चा की उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में, तो देखा था कि उपराष्ट्रपति का मुख्य दायित्व क्या होता है, मुख्य कर्तव्य, उनका मुख्य दायित्व या उनका मुख्य कर्तव्य राज्यसभा का सभापतित्व करना होता है। यानी कि क्या करना होता है, राज्यसभा का सभापतित्व, कि कैसे जो है राज्यसभा का समस्त गतिविधियां, उनका समस्त संचालन करना है ना, राज्यसभा की मीटिंग को बुलाना, किसको प्रश्न पूछने का अधिकार है, कौन कितने समय तक बोलेगा, क्या होगा, किसका क्या है, कौन सी चीज रिकॉर्ड में जाएगी नहीं, ये सारी चीजें करने का काम किसका, उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति ही कल मैंने बताया था वो पदेन रूप से, यानी कि एक्स ऑफिशियल रूप से राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरपर्सन, यानी जो भी व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के चेयरपर्सन बनेंगे। और इसके अलावा एक उपसभापति उसके होते हैं राज्यसभा में। तो यही दो जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ठीक, हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा अगर एग्जाम में आए कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। लेकिन जो ये सभापति और उपसभापति इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य तो है, उपराष्ट्रपति का तो चुनाव होता है ना, और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति का टेन्योर मैंने कितना बताया था, 5 वर्ष। अगर कभी क्वेश्चन घूम के आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अब भाई उपराष्ट्रपति आए तो आपको याद है 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन अगर प्रश्न आया कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष। ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, तो ये कुछ चीजें थी जो कि राज्यसभा से जुड़ी हुई थी। ठीक, अब हम लोकसभा की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। एक चीज और थोड़ी सी देख लेते हैं। एक्चुअली एक एग्जाम में याद मुझे एक रिकॉल हो गया कि एक एग्जाम में मैंने देखा था, हम लोग एग्जाम में हम लोग जब पेपर दे रहे थे उस समय एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से सदस्य पहली राज्यसभा में मनोनीत हुए थे। जो पहली राज्यसभा हुई, मैंने आपको बताया 12 लोग जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इन क्षेत्रों से जुड़े। तो ऐसे कौन से सदस्य थे जो पहली राज्यसभा में मनोनीत होकर आए थे। तो चूंकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ फैक्ट की दृष्टि से भी और उसकी दृष्टि से भी इंटरेस्टिंग है, तो आप उनके नाम याद रख लीजिएगा। ठीक, पता भी होना चाहिए भाई पहली राज्यसभा में ऐसे कौन 12 लोग थे जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया था। ये एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और थोड़ा एक आपकी बेसिक जानकारी के हिसाब से भी है। तो कुछ प्रोमिनेंट लोग थे, देखते हैं कि कौन कौन लोग थे। और कुछ ऐसा लगेगा अरे ये लोग नहीं थे क्या। ठीक, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन इस समय थे पहली राज्यसभा में, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध शख्सियत रुक्मणी देवी अरुणडेल, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल ये भी थी, इनको मनोनीत किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल। इसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी
कृष्णा स्वामी अय्यर उसमें किया गया। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जी, तो बड़े फेमस नाम है, आपको पता है, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त बहुत प्रसिद्ध है साहित्यकार। इसके अलावा पृथ्वीराज कपूर, ये कुछ चर्चित नाम थे, इसके अलावा और भी थे नाम, लेकिन ये कुछ बड़े प्रोमिनेंट नाम थे। पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर के विषय में सबको पता है। काका कालेलकर भी थे, और भी लोग थे जो पहले पिछड़ा वर्ग में अध्यक्ष थे, इससे फिर बहुत नाम है, 12 नाम, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम थे उनको मैंने आपको बताया। जाकिर हुसैन साहब, रुक्मणी देवी रुंदेल, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े हुए थे, मैथिली शरण गुप्त जी, पृथ्वीराज कपूर, ये सब कुछ चर्चित नाम थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी पहली राज्यसभा, ठीक, के जो मनोनीत सदस्य, और हमने राज्यसभा को पूरा देखा। तो हमने सारी चीजें एक बार देख ली, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। पहला गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, तब इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जिसको 1954 से जिसका जिक्र किया गया। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रीति से होता है, और जो कि बिल्कुल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रणाली की तरह, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी पद्धति, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा ही जो है इनका चुनाव होता है। टोटल मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, एट प्रेजेंट 245 है, जिसमें 233 जो है वो स्टेट और यूटी से आते हैं, जिसमें 229 स्टेट से, 4 यूटी से, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के जिन प्रोमिनेंट लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उससे अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, है ना। और जो मेन पदाधिकारी है वो सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक, सभापति यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये वो राज्यसभा की जो है सभापतित्व करते हैं। किस राज्य में ज्यादा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, और आपका तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16, बिहार 16, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 12, आंध्र प्रदेश 11, राजस्थान 10 और तेलंगाना 7। ये कुछ 9 प्रोमिनेंट जो है उसका हमने देख लिया। और बाकी तो आपका संसद, और संसद का एक प्रमुख अंग राष्ट्रपति को हम पहले ही देख चुके हैं, आर्टिकल 79, और आर्टिकल 80 के तहत पूरी राज्यसभा को हमने देख लिया। ठीक, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, और आपको जितनी चीजें दिखाई दे रही है आप उसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। अब हम आते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हाउस, जिसको हम सबसे लोकसभा का जो है उसको बोला जाता है। हाँ, एक चीज तो मैं बताना आपको भूल गया, राज्यसभा जो विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो खत्म करने से पहले जो राज्यसभा का सदन है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का सदन कैसा है? एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का सदन, राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। ऐसा सदन है, एक परमानेंट हाउस है। स्थायी सदन है मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा विघटित होती है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। एक ऐसा सदन है जो 12 माह अनवरत चलता रहता है, यानी कभी वो भंग होता ही नहीं। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन गलत है, आपको फंसाने का प्रयास हो रहा है ना। यानी राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पर वहां के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, उतने ही शामिल होते हैं, और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो है कुछ पावर्स भी है राज्यसभा के पास। मैं चाह रहा था उसको अगर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा पावर्स राज्यसभा और लोकसभा की एक साथ हम लोग देखेंगे। ठीक,
राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, कुछ विवेकी शक्तियां पाती हैं, वो एक साथ राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स को कंपेयर करते हुए दिखे। तो अभी अपने राज्यसभा का मोटा मोटा सारा स्वरूप समझ। अब हम आते हैं लोकसभा पर। ठीक है, तो हम लोकसभा की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं लोकसभा की तरफ। ठीक, तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। लोकसभा निम्न सदन, लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम लोग? अपर हाउस। लोकसभा लोअर हाउस, और जिसका जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 81। आर्टिकल 81। आइए थोड़ा सा हम राज्यसभा को यानी कि लोकसभा को देखना चालू करें। अब देखिए, राज्यसभा को हमने देखा, ये उच्च सदन है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन। इसे हम एक चर्चित सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्यसभा में जो लोग आते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इनडायरेक्ट मेथड से। और कहां से होता है? वो राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। जबकि लोकसभा में देश के सभी जगह के, यानी कि सभी राज्य प्रांत के, सब जगह के लोग आते हैं, प्रांतों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, हर जगह के। कि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में कई ऐसे स्टेट है जहाँ से जो है, जहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया, कई सारी यूटी है जहाँ पर कोई स्थान ही नहीं प्राप्त होता है। दिल्ली और पुडुचेरी सिवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सबका कोई मेंबर वहाँ या रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं पहुंच सकता। अब आते हैं लोकसभा में। लोकसभा इसकी जस्ट ऑपोजिट है। लोकसभा में क्या होता है? जो सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है? आर्टिकल 81। यहाँ पर प्रत्यक्ष रीति से होता है ना। प्रत्यक्ष रीति मतलब जनता स्वयं इसमें भाग लेती है, पार्टिसिपेशन करती है। अरे हम आप सब तो जाते हैं वोट देने। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है वह लोकसभा के लिए वोट देने जाता है, और इसी प्रकार राज्य विधानसभा के लिए। पहले ये एज थे 21 साल, याद रखिएगा। पहले 21 साल जिनकी उम्र पूरी होती थी वही, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। ठीक, राइट टू वोट का अधिकार कौन पालन करता था? जिनकी उम्र 21 वर्ष। लेकिन राजीव गांधी के समय में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989, याद रखिएगा, 50 बार क्वेश्चन आया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 साल से उम्र घटाकर वोट देने की कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। 21 से घटाकर कर दी गई 18 वर्ष। यानी 1989 से 18 वर्ष के लोग अब जो है लोकसभा के लिए वोट दे सकते हैं, राज्य विधानसभाओं के लिए। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। तो बहुत बार क्वेश्चन आया, कब हुआ, किस कॉन्स्टिट्यूशन में तक? तो 61। किस सन में हुआ? तो 1989। क्लियर? तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा। ठीक, तो जो लोकसभा होता वो कैसा होता है? लोकप्रिय सदन। यहाँ पर जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है ना। इसीलिए मैंने बताया था आपको, जब प्राइम मिनिस्टर बता रहा था, अक्सर प्रधानमंत्री जो भारत के वो हैं, मोस्टली, सारे तो नहीं, मोस्टली, कुछ के नाम मैंने आपको लिखा है कि इंदिरा गांधी जी, एच डी देवगौड़ा जी और मनमोहन सिंह जी, ऐसे कुछ लोग, वो लोग राज्यसभा से भी हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो लोकसभा के सदस्य बन के आए। क्यों? क्योंकि सबसे लोकप्रिय सदन। अब जनता के प्रत्यक्ष वोट पाकर अगर किसी को चुन के आना होगा तो आप समझ सकते हैं कि कोई साधारणता तो लोकसभा का चुनाव जीत के आ नहीं सकता है ना। कोई साधारण व्यक्ति तो लोकसभा का चुनाव बड़े वही व्यक्ति जीत के आएगा जिसकी एक छवि होगी, जिसकी एक लोकप्रियता होगी जनता में, जिसको लोग जानते होंगे, जिसका एक समर्पण होगा, जिसका कार्य करने का ढंग होगा, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे, वही व्यक्ति लोकसभा में आ सकता है। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है वो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाना चुनाव, इसीलिए इसको एक लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। कि क्यों लोकप्रिय? हर व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है
यानी हर व्यक्ति जो अपने एरिया को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में क्या है, वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है अपने क्षेत्र का, जिसको जनता ने इतने वोट देकर इतनी बड़ी चीज वहां पर सदन में भेजा है। ठीक, तो लोकसभा जो है वो कैसा, एक लोकप्रिय सदन। ठीक, लोकसभा का जो पहला गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। इनका हुआ था 17 अप्रैल 1952। तब इसको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। ठीक, क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ पीपल। 1954 से इसको भी लोकसभा के नाम से जाना जा रहा है। याद रखिएगा, कंपैरेटिव पढ़िएगा। राज्यसभा का क्या है? 3 अप्रैल 1952। 1954 से तब उसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। 1954 से राज्यसभा बोला जाता था। इसी प्रकार लोकसभा 17 अप्रैल 1952, तब इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसे लोकसभा के नाम से जाने जाने लगा। ठीक, तो ये लोकसभा का पहला गठन होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। दूसरा, लोकसभा की टोटल मेंबर्स कितने हैं? लोकसभा में, जैसे राज्यसभा में देखा था, वहां पर कितने? वहां मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते थे 250। यहां पर आपके हो सकते 552। 552, जिनमें 550 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 2 होते हैं मनोनीत। 550 इलेक्टेड एंड 2 persons आर नॉमिनेटेड, राइट। लेकिन जैसे आपको बता चुका हूं, 104 कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से रखिएगा, बहुत बार बता चुका हूं, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जो 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आ रहे थे, यानी कि जिनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, उनका नॉमिनेशन यानी उनका जो रिजर्वेशन है, ठीक, वो क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक, आर्टिकल 331 में चर्चा थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन की, अनुच्छेद 331। ठीक, उसको अब क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 331 में चर्चा थी और एंग्लो इंडियन के रिप्रेजेंटेशन की, उसको अब क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। 104 कर दिया गया। अब इनको नॉमिनेशन नहीं होगा। अब अगर इनको आना है तो जैसे आम व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो लड़े हो रहा है। ठीक, अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो अब अगर आपको मैं सरल भाषा में बताऊं तो भाई अभी तो 552 ही मेंबर है, लेकिन अब 552 के 552 मेंबर क्या होंगे? वह आएंगे चुनकर। ठीक, वह आएंगे चुनकर। ठीक, अब अभी तक की जो फिगर स्थिति थी वो क्या थी? अगर अब आपने 550 की थी, 550 लोग कौन होते थे? 550 मेंबर्स जो है वो आपके होते थे। 552 में क्या था कि भाई जो इसका स्ट्रक्चर था वो ये है कि 552 में 530 सदस्य जो है वो कहां से आएंगे? वो आएंगे आपके यूटी से। कहां से आएंगे? सॉरी, स्टेट से, प्रांतों से। 530 सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर आएंगे यूटी से। देखिए मैं क्या बता रहा था, 552 मेंबर होंगे एट प्रेजेंट। लेकिन कितने, ये याद रखिए, मैक्सिमम कितने? 552। एट प्रेजेंट कितने मेंबर है? 545। राज्यसभा में क्या था? 250 मेंबर्स है मैक्सिमम। ठीक, और एट प्रेजेंट कितने थे? 245। यहां पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। एट प्रेजेंट कितने? 545। इस समय जो डिवाइडेशन था अभी तक वो ऐसे था, 2 एंग्लो इंडियन और 543 इलेक्टेड। और इन 543 का डिवाइडेशन कैसे था कि इस 543 को कैसे स्प्लिट किया था? 530 आएंगे स्टेट से यानी राज्यों से, 13 लोग आएंगे यूटी यूनियन टेरिटरी से। ठीक, तो 530 प्लस 30 ये स्प्लिट था। ये क्वेश्चन 2018 यूपीपीसीएस में आया था, अब याद रखिएगा। फिर बता दे रहा हूँ, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 552।
एट प्रेजेंट कितने हैं 545। तो 2019 में लोकसभा के चुनाव जो हुए तो उसमें 530 सदस्य कहां से चुनकर आए, राज्यों से। 13 सदस्य कहां से चुनकर आए, जो 13 सदस्य हैं वो चुनकर आए केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरीज से, और जो 2 सदस्य हैं वो मनोनीत किए गए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब चूंकि 2020 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया, उनके आरक्षण को खत्म कर दिया गया। ठीक, अब अगर उनको आना है तो वो चुन कर आएंगे, यानी निर्वाचित होकर आएंगे। तो याद रखिएगा, अभी तक जो व्यवस्था थी 530 स्टेट से, 13 यूटी से और 2 नॉमिनेट, लेकिन अब क्या होगा, अब 532 लोग आएंगे नॉमिनेट हो इलेक्ट होकर स्टेट से, और 13 लोग कहां से आएंगे, 13 लोग आएंगे यूनियन टेरिटरी से। ठीक, तो अब 532 और 13 हो जाएगा, क्योंकि अब अभी नहीं, अभी तो चल ही रहा है। 2020 में उनका रिजर्वेशन खत्म किया गया है, पर अब 2000 अगर वो नहीं चुने गए होंगे तो अब नहीं चुन के आएंगे। अब जो अगली बार से जब 2024 में चुनाव होगा तो फिर 545 में 545 सीटें अब जो है सारी की सारी इलेक्टेड, यानी अब राष्ट्रपति को किसी को 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट या मनोनीत नहीं करना होगा, यानी कि उन्हें मनोनीत नहीं करना होगा। ठीक, तो आगे लिखते हैं। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, टेन्योर। हमारे लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अच्छा देखिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो मैंने आपको बताया, उसको रिजर्वेशन आर्टिकल 331 के तहत ये सारी चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन याद रखिए, इसी के साथ साथ जब हमने चर्चा की कि संविधान में 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है SC, ST और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी तीनों का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था 2020 तक, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कैंसिल कर दिया गया। आर्टिकल 330 के तहत जो है SC और ST कम्युनिटी का भी रिजर्वेशन रखा गया है ना। SC एंड ST कम्युनिटी रिजर्वेशन भी लोकसभा में दिया गया। SC एंड ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया, किसमें, लोकसभा में दिया गया है ना। SC एंड ST कम्युनिटी का रिजर्वेशन लोकसभा में किया गया। ठीक, उनकी सीटें भी जो है आरक्षित रहती हैं, आपको पता। ठीक, जैसे सर्वाधिक SC की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में रिजर्व है, तकरीबन 84 के आसपास। ठीक, सबसे ज्यादा, ठीक, नहीं सॉरी, टोटल 84 है, सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में SC की सीटें रिजर्व है। सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है। ठीक, 17 सीटें उत्तर प्रदेश में है SC की। टोटल 84 सीट्स हैं SC के लिए रिजर्व। ठीक, ST के लिए टोटल 47 सीट्स रिजर्व है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आपकी मध्य प्रदेश में है, फिर झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, ऐसे करके। तो जो टेन्योर है लोकसभा का वो क्या है, इनका जो टेन्योर है वो है 5 इयर्स। क्या टेन्योर है, 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। लेकिन ये राज्यसभा की तरह कोई परमानेंट हाउस नहीं है, ये एक स्थायी सदन नहीं है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी जब किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जब किसी भी सरकार को अगर लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो उसे क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा क्या होती है, बीच में भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा कभी भी बीच में भंग नहीं हो सकती। लोकसभा बीच में भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी बीच में भंग नहीं हो सकती। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जब देश में आपातकाल लगा हो, अर्थात आर्टिकल 352 के तहत, तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के तहत देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा का कार्यकाल आप 1 साल क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, अर्थात तब उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का होता है। ठीक, लेकिन ये राज्यसभा की तरह कोई परमानेंट हाउस तो है नहीं, तो राज्यसभा
को तो कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, टेन्योर कितना है? 6 वर्ष। लेकिन ऐसा माना जाता है, भाई ये तो विशेष परिस्थिति में हो गई है ना, जब देश में आपातकाल लगा होगा तभी 1 साल का समय बढ़ेगा, सामान्य परिस्थितियों में तो 5 वर्ष का ही है। लेकिन है क्या, लोकसभा का जो ऐसा माना जाता है भाई, चूंकि 5 वर्ष का है, लेकिन अगर कोई लोकसभा 4 साल और 6 माह 4 years and 6 months 4 साल 6 मंथ का टेन्योर अगर पूरा कर लेती है, ठीक, 4 वर्ष 6 माह का कार्यकाल टेन्योर अगर पूरा कर लेती है, तो माना जाता है कि उस लोकसभा ने अपना कार्यकाल को पूरा कर लिया। फिर से बता रहा हूं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपातकाल यानी जब देश में अनुच्छेद 352 के तहत, तब आपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को, जब देश में आपातकाल लगा हो, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। परंतु अगर किसी लोकसभा ने समान परिस्थितियों में 4 वर्ष 6 माह यानी कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो माना जाता है उसने 5 साल पूरे कर लिए। क्योंकि फिर क्या होता है, अक्सर सरकारें जो होती हैं थोड़ा सा माहौल देखती हैं। भारत तो आपको पता है कि 5 वर्ष भारत में चुनाव होते रहते, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, कभी इस राज्य का चुनाव है, कभी उस राज्य का चुनाव पहले लोकसभा से मुक्त हुए तो राज्य विधानसभा का चुनाव, कभी आज इन 5 राज्यों का, उन 5 राज्यों का, वहां से मुक्त हुए तो पंचायतों के चुनाव, है ना, वहां से मुक्त हुए तो कभी शहरी निकाय के चुनाव चलते रहते हैं, है ना। भारत में चुनाव जो है एक महोत्सव है ना, जो 12 महीने चलता ही रहता है, साल भर चलता रहता है। ठीक, तो अब सरकारें देखती हैं, अगर उनके अनुकूल, चूंकि लगता है कि अब ये समय अच्छा है, इस समय जनता हमारे फेवर में, इस समय जनता, तो 4 वर्ष 6 माह के बाद जो है वो चुनाव कभी भी जो है करवा लेते हैं, है ना, कभी भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितनी थी? 30 वर्ष। मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने में जो समानताएं हैं बिल्कुल समान है, सिर्फ एक अंतर है, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना है तो 5 वर्ष। ठीक, अब कुछ ऐसे राज्य हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहां पर कितनी लोकसभा सीटें, किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा किसमें। तो जैसे हमने राज्यसभा में देखा था, वैसे ही हम लोकसभा के लिए भी देखेंगे कि किस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें। ठीक, तो राज्यसभा में तो हमने देख लिया कि भाई सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा सीटों का अलॉटमेंट भी वही होगा। तो अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही होंगी लोकसभा की। तो कितनी सीटें हैं, इसको चार्ट बना के लिख लीजिएगा, बहुत बार आया है 80 सीट्स। इसीलिए बोलता है आदमी कि अगर उत्तर प्रदेश जीत गए तो बस कल्याण है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, कैन यू बिलीव, 80 सीट्स। ठीक, यानी कि जो 545 सीटें हैं, जिनमें 530 राज्यों से हैं, उनमें अकेले 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। ठीक, इसीलिए उत्तर प्रदेश को की ऑफ प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, कि यानी कि जो भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश जीत गया, केंद्र में सरकार उसी की बनेगी। ठीक, अगला महाराष्ट्र, वहां पे भी महाराष्ट्र था सेकंड नंबर पे, वहां पर महाराष्ट्र की 19 सीट थी राज्यसभा में। लोकसभा में भाई 19 राज्यसभा वाला लिख गया, 48 सीट्स हैं। तो यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48, वेस्ट बंगाल की 42। ठीक, एक समय था आंध्र प्रदेश की भी 42 थी। ठीक, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब तेलंगाना यहाँ से स्प्लिट हुआ, ठीक, मैं बार बार बता रहा हूँ, तेलंगाना इसका ध्यान रखिएगा, तो 25 सीटें आंध्र प्रदेश को मिल गई, 17 सीट्स मिल गई तेलंगाना को। याद रखिएगा, तेलंगाना की सीट्स और आंध्र प्रदेश की जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछी जा सकती है। ठीक, तो यूपी में 80 सीट्स, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42,
बिहार में 40, बिहार में 40 सीट्स, और तमिलनाडु में 39 सीट्स, तमिलनाडु में 39 सीट्स। ठीक, ये कुछ प्रोमिनेंट सीट्स हैं जहां से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, कितने? यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ठीक, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ एक सीट है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। ठीक, ये भी लिख लीजिए। तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट्स हैं, वहां पर सिर्फ एक सीट आती है, एक सीट है लोकसभा की। सिक्किम में एक सीट है, पूरे सिक्किम में लोकसभा की एक सीट, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 80। सिक्किम में एक, नागालैंड में एक, मिजोरम में एक। यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली ही अकेली ऐसी है जहां पर 7 सीटें हैं लोकसभा की, दिल्ली में। दिल्ली बहुत बड़ा है, बाकी सब में तो एक एक सीट है। दिल्ली में सिर्फ कितनी है? 5 सीट है। ठीक, यूनियन टेरिटरी, बाकी सब जगह एक एक सीट है। ठीक, तो सिर्फ दिल्ली में ही 5 है, बाकी सब जगह से तो एक एक सीट्स है। तो ये कुछ सीट्स का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अब बाकी लोकसभा और राज्यसभा की क्या पावर्स हैं, क्या सिस्टम होता है, सांसदों की क्या विशेषाधिकार है, प्रिविलेजेस है, कैसे सांसद चुन के आते हैं, क्या उनकी पावर्स है, उन सब पर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन।